अस्सलाम वालेकुम। कल आप लोगों की शिकायत थी कि पिक्चर शेयर नहीं हो रही, शायद आज नजर आ रही है ना पिक्चर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कल की क्लास का है। आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो मैं आगे का टॉपिक शुरू करता हूँ। ठीक है, ले लिए ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग फसलों के बारे में और यौम मोमरीन के बारे में और उसी तरीके से पोस्ट ऑफिस के बारे में, पीएससी के बारे में देख चुके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो देखिए, नक्शे जब बनाए जाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की अशकाल का इस्तेमाल किया जाता है। ये कल टॉपिक छूट गया था। तो देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये जो अशकाल है, ये मुख्तलिफ अशकाल इस्तेमाल होती है। ये जो है ना, झोपड़ी के लिए इस तरह की अशकाल इस्तेमाल की जाती है। इम्तिहान में शक्ल दे दी जाती है और पूछा जाता है कि झोपड़ी की निशानदेही कीजिए। ये जो है वो इमारत है, ये देखिए, ये है दवाखाना, जहाँ पर प्लस का सिंबल इस्तेमाल होता है, वो मुकामात होते हैं दवा खाना। के साथ समझ में आने वाले निशानात है, हम देखकर इसको आसानी से समझ सकते हैं कि बोरवेल है क्या है। और उसके साथ साथ स्कूल ये आ जाइए टॉपिक की ओर। और उसके बाद देखिए, मंदिर का जो निशान है, ये है मंदिर का। आमतौर पे उमूमी जो मनादिर होते हैं इसी शक्ल के होते हैं, ऊपर एक झंडा इस तरीके से होता है, तो ये मनादिर है। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ आपको सिंबल्स दे दिए जाते हैं, निशानात, और इम्तिहान में पूछा जाता है। तो उमूमी तौर पे इससे पहले कुआं के बारे में पूछा, चर्च के बारे में पूछा और मनादिर के मंदिर के बारे में पूछा। तो ये चीजें जहन में रख लीजिएगा। कल ये पिक्चर शेयर ना करने की वजह से ये चीज छूट गई थी। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। कल जहां पर छूट गए थे उसके बाद से, कल हम जमात सुवम को सुवम का टॉपिक कंप्लीट कर चुके। अब जमात चाहरुम फोर्थ क्लास का फर्स्ट टॉपिक वही है, क्योंकि सिलेबस जो है ना स्पायरल रहता। एक अगर मुश्तरका खानदान, अगर खानदान के बारे में टॉपिक थर्ड में है तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ ऐसे कंटिन्यू रहता हो। मुश्तरका खानदान माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, इनके बच्चे वगैरह, ये सारा है मुश्तरका खानदान। माँ बाप और बच्चों पर मुश्तमिल खानदान इनफरादी खानदान कहलाता है, यानी माँ बाप और सिर्फ उनके बच्चे। और इसको इंग्लिश में हम कहेंगे न्यूक्लियर फैमिली या न्यूक्लियर खानदान। तो खानदान दो किस्म के होते, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। इसलिए अक्सर न्यूक्लियर फैमिली में धमाके होते, लड़ाई झगड़े। चलिए, उसके बाद दूसरा है, देखिए, मुख्तलिफ अकसाम के खेल कूद रहते, जैसे आप जानते हैं कबड्डी, खो खो वगैरह। तो कबड्डी का जो मैदान होता है उसमें, ये मैदान की आपके सामने एक शक्ल मौजूद है रफली, तो यहाँ पर गौर करिएगा। ये जो है शक्ल है, तो यहाँ पर जो है ये दरमियानी लाइन है, इसको छीना, इसको टच करके आना जरूरी होता है मैदान में। और ये जो है इसको ब्लॉक लाइन कहेंगे, और ये आखिरी आखिरी लाइन। तो इस तरीके से वो दोनों तरफ रहेगी। तो जो भी खेल खेल रहे हैं खिलाड़ी, उनको ये जरूरी है कि वो ब्लॉक लाइन को कम से कम टच करके वापस आ जाना चाहिए। और यहाँ पर जो मुशाहिदीन बैठते हैं वो खेल के मैदान के दोनों तरफ, यानी सीधे जानिब और बाएं जानिब, दोनों जानिब बैठकर ऑडियंस जो है खेल को देख सकते हैं। तो ये कबड्डी के मैदान का एक मुख्तसर सा खाका है। अब देखिए, सड़कों पर हादसा होते, उसकी वजह होती है ट्रैफिक, और ट्रैफिक के कानून पर सही तौर पर अमलावरी नहीं करने की वजह से हादसा होते। तो इन हादसा की रोकथाम के लिए बरक़ी सिग्नल भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको हम सिग्नल सिस्टम कहेंगे। और बाज़ औक़ात हाथ के इशारों से भी ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो बरक़ी की मदद से जो सिग्नल इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम बरक़ी सिग्नलिंग सिस्टम कहेंगे, बरक़ी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग सिस्टम इंग्लिश में।
اور ہم جب بھی سڑک پر چلتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سڑک کے بائیں سمت سے چلیں، یعنی جدھر بھی جا رہے ہیں ہم اپنے بائیں ہاتھ کی طرف سے چلنا چاہیے. یہ ہندوستان میں اس قسم کا ہے. سفید اور سیاہ پٹیوں پر چلتے ہوئے سڑک پار کرنے کو زیبرا کراسنگ کہتے ہیں. یعنی آپ دیکھتے سڑک پر بعض وقت بلیک روڈ پر، بلیک سڑک پر سفید قسم کے پٹیاں رہتے، تو ان پٹیوں کو ہم زیبرا کراسنگ کہیں گے. تو یہیں سے آپ سڑک عبور کر سکتے ہیں. وہ بھی کب؟ جب یہاں پر سگنل آ جاتا واکنگ کا جب سگنل آ جاتا نا، تبھی آپ وہاں سے زیبرا کراسنگ سے راستہ آپ سڑک پار کر سکتے ہیں. ورنہ دیگر صورت میں اگر آپ جہاں چاہے وہاں سے اگر راستہ پار کریں گے، سڑک پار کریں گے، تو حادثات ہونے کا خدشہ رہتا ہے. تو زیبرا کراسنگ پر چلنے سے حادثات سے بچا جا سکتا ہے. یہ سوال بھی آتا ہے امتحان میں، زیبرا کراسنگ اس کی روک تھام کے لیے ہوتے ہیں: ٹریفک کی روک تھام، حادثات کی روک تھام، چوروں کی روک تھام، اس طریقے کے. تو زیبرا کراسنگ جو ہوتی ہے حادثات کی روک تھام کے لیے ہوتی ہے. بچوں کا کھیل کا وقت. بچے اکثر عموماً کب کھیلتے ہیں؟ ہم اسکولس وغیرہ میں بھی دیکھتے کہ آفٹرنون کے، ایوننگ کے اسٹارٹنگ آورس 4 بجے سے 6 بجے تک. اگر کوئی مثال کے طور پہ غیر اقامتی اسکول ہے سمجھیے، وہاں پر دوپہر کا آخری گھنٹے میں کھیل کود ہوتے. اقامتی اگر اسکول ہے تو وہاں پر 4:30 سے 6:30 بجے تک کھیل کے لیے بچوں کو وقت دیا جاتا ہے. تو یہاں پر صحیح جواب ہوگا ٹیکسٹ بکس کے حساب سے 4 بجے سے 6 بجے تک. تو امتحان میں کبھی بھی جو جوابات رہیں گے آپ کے، صرف اور صرف ٹیکسٹ بک میں جو جواب ہے وہی آپ کو دینا ہوگا، چاہے وہ صحیح لگے یا غلط، کیونکہ ٹیکسٹ بک ہی قابل اعتبار ہے. تو کھیل کا وقت جو ہوتا ہے بچوں کے لیے 4 تا 6 بجے. ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے میں گروہی جذبہ، ٹیم اسپرٹ. جب بچے پروجیکٹ وغیرہ کرتے یا کوئی گروپ ورک کرتے ہیں تو اس سے بچوں میں کیا ہوتا ہے؟ گروہی جذبہ، ٹیم اسپرٹ پروان چڑھتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے معاشرے میں. تو پروجیکٹ ورک امتحان میں سوال آ سکتا. پروجیکٹ ورک کی وجہ سے طلباء میں یہ صلاحیتیں فروغ پاتی ہے، تو وہ ہے گروہی جذبے کی یا ٹیم اسپرٹ کی. چلیے اور آگے جاتے ہیں. 2011 کرکٹ کا عالمی کپ ہوا تھا پچھلی دفعہ، اور اس وقت ہندوستان اس میں جیت حاصل کیا تھا. تو آپ لوگ کرکٹ ورلڈ کپ کے بارے میں بھی پڑھ لینا، لاسٹ ٹائم کب ہوا تھا، کہاں ہوا تھا، اور کون اس کا فاتح تھا، کون اس کا رنر اپ تھا. کیونکہ یہ جو کتابیں ہیں 2014 کی ہے، اس لیے اس میں صرف انفارمیشن 2011 کی. کرنم ملیشوری، سائنا نہوال، میری کوم، لیانڈر پیس، گگن نارنگ، وجیندر سنگھ، یہ تمام کے تمام جو ہے کھلاڑی اولمپک میں حصہ لے کر تمغے حاصل کر چکے، یعنی میڈلز حاصل کر چکے. اسی طریقے سے پرسم حال ہی میں نظام آباد کی مشہور باکسر نکھت زرین نے بھی اولمپک میں میڈل حاصل کیا. تو یہ چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. یعنی یہاں پر سوال کیا تھا؟ اولمپک میں تمغہ حاصل کرنے والے کھلاڑی کا نام پوچھتا یا ان کا کھیل پوچھتا. کرنم ملیشوری ویٹ لفٹنگ، سائنا نہوال ٹینس، میری کوم باکسنگ، لیانڈر پیس ٹینس، اور گگن نارنگ کے بارے میں مجھے پتا نہیں، میں انشاءاللہ کل جواب دیتا ہوں. وجیندر سنگھ باکسنگ. یہ اس طریقے سے ان کے کھیل کے مختلف تمغے ہیں جو انہوں نے مختلف کھیلوں میں حاصل کیے. تو جب بھی ہم تیاری کرتے ہیں یہ ضروری ہے. سر گگن نارنگ شوٹر تھا سر. جی ہاں، تو یہ دیکھ لینا ضروری ہے. گگن نارنگ کے بارے میں یہ ہے، اولمپک شوٹر ہے، انہوں انڈیا کی طرف سے کھیلے، اور انہوں 40 سال کی عمر میں میڈل حاصل کرے تھے 2012 سمر اولمپکس میں. ٹھیک ہے، یہ کب پیدا ہوئے؟ 6 مئی 1983 کو. بس خالی آپ کو کھلاڑی اور ان کا کھیل کا نام یاد رکھ لینا ضروری ہے. شوٹنگ میں اور ایک کھلاڑی ہے فیمیل، جن کا نام ہے ہینا سندھو. یہ زائد استعمال کے لیے ہے آپ کے. خیر، تو مختلف اقسام کے جانور بھی ہوتے، جیسے اس سے پہلے ہم دیکھ چکے کہ جیسے جانور گائے بیل وغیرہ ہے،
तो रियासती जानवर भी है, तेलंगाना का रियासती जानवर जो है उसका नाम है हिरन, कृष्णा जिंका है तेलुगु में हिरन, और कौमी जानवर जो है शेर है, वो बंगाल टाइगर। रियासती जानवर हिरन और कौमी जानवर शेर। आप टेक्स्ट बुक्स के बैक साइड देखिए, कौन सी भी टेक्स्ट बुक, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद रहती। तेलंगाना का परिंदा जो है रियासती परिंदा पाला पिट्टा है उसका नाम। और उसी तरीके से जो दरख्त है ना जेमी चेट्टू है, इसके लिए आप टेक्स्ट बुक के बैक से रिफर करिए, इंग्लिश में नाम मिल जाते हैं, उर्दू में नाम मिलना मुश्किल है। अब हिंदुस्तान में जंगलात भी है, तो जंगलात जो है कानूनी एतबार से 33% रकबे पर जंगलात का होना जरूरी है। जो कुल रकबा होता है किसी भी इलाके का, उसका 33% होना जरूरी होता है। और हमारे पास तेलंगाना में भी जंगलात मौजूद है। नल्ला मल्ला जंगलात जो है बहुत ज्यादा मशहूर है। नल्ला मल्ला जंगलात में क्या ज्यादा पाए जाते हैं? हिरन। और नल्ला मल्ला जंगलात में चंदन की लकड़ी भी दस्तयाब होती है, जो दुनिया में लाल चंदन कहीं नहीं मिलता, वो आंध्र प्रदेश के एक मुकाम है नल्ला मल्ला जंगलात में मिलता है। तो ये चीजें भी आप देख लेना चाहिए। चलिए उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। मैं भी शेयर करता हूँ, स्क्रीन देखिएगा। देखिए ये स्क्रीन पर है आपके नल्ला मल्ला के जंगलात जो आंध्र प्रदेश में है, वो काफी मशहूर है। आप स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है आपके? जमात चार में खेल का मैदान नजर आ रहा ना? एक बार बताइएगा कोई। हाँ जी सर। ठीक है। देखिए अब उसके बाद जो है जानवरों में भी बाज जानवर बच्चे देते और बाज जानवर अंडे देते। जो अंडे देने वाले जानवर है उनको क्या कहेंगे हम? बैजार, बैजार। और बच्चे पैदा करने वाले जानवर को हम कहेंगे बच्चाजार, बैजार और बच्चाजार। तो ये दो किस्म के जानवर रहते। जो अंडे देते वो बैजार, और जो बच्चा देते उसको कहेंगे बच्चाजार। अब देखिए उसके बाद हम जानवरों की तर्ज जिंदगी देखते, कैसे रहते वो, कैसे बढ़ते। इंसान जानदारों में इंसान खानदानों में मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए इंसान को समाजी हैवान कहते हैं। समाजी में है ये कि इंसान एक समाजी हैवान है, ये तन्हा नहीं रह सकता, समाज में रहता है। समाज किसको कहेंगे? अफराद का मजमुआ समाज कहलाता है। और उसी तरीके से जो जानवर है, जानवर झुंड की शक्ल में रहते। जैसे हाथी है, हाथी झुंड की शक्ल में रहता, 10 से 12 हाथी और उनके बच्चे रहते हैं। और इनमें अक्सरियत मादा हाथियों की होती है। जो हाथियों का जो झुंड रहता ना, 10 से 12 हाथियों का एक झुंड रहता, ग्रुप, और उसमें बच्चे भी रहते, और अक्सरियत ज्यादा फीमेल हाथी यानी मादा हाथी होती हैं। और उससे दूसरे जानवर भी है, देखिए जैसे भेड़ है, बकरियां हैं, ये भी रेवड़ की शक्ल में रहते। तो हाथी जो है झुंड की शक्ल में रहता। नर हाथी 15 साल तक झुंड के साथ रहते हैं और 15 साल बाद वो झुंड से अलहदा हो जाते। आमतौर पर इस झुंड की रहबरी बड़ी उम्र वाली हथनी करती है, यानी मादा हाथी जो है वो ये झुंड की रहबरी करती, उसकी जो है केटेकर रहती। 15 साल तक मेल हाथी रहता, उसके बाद छोड़ के चला जाता। उसके बाद फीमेल हाथी जो है वो जो एज में सबसे ज्यादा है वो उसकी देखभाल करती। ग़िज़ा और रिहाइश के लिए हजारों मील सफर करने की सलाहियत परिंदे रखते। अब हम देखते हैं बास परिंदे छोटे छोटे परिंदे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अबाबिल है, छोटा सा परिंदा 6000 किलोमीटर बिना रुके चल सकता हो, अलग कैसे कुदरत है देखिए। और उसके साथ साथ कई ऐसे परिंदे हैं जो दूसरे बर्रे आजमों से
आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील तक आ जाते। तो ये परिंदे जो है ग़िज़ा की और रिहाइश की तलाश में नक़्ल मकाम करते, एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाते। तो आप यहाँ पर ये बात गौर करिए कि छोटे से परिंदे बिल्कुल मासूम सी जान खुले आसमान पे हजारों किलोमीटर जो चल रहे, तो उसकी वजह एक ही है कि वो लोगों को खुद पर एतमाद है। तो हम भी अगर चाहे तो हम खुद की ज़ात पर एतमाद करके अल्लाह पर भरोसा करते हैं। जी वालेकुम सलाम। जी सर ये ठीक है, बोले सर, एक बड़ा हाथी एक दिन में कितनी गुजा खा सकता सर, ज्यादा से ज्यादा? बड़ा हाथी, अब देखिए ये हाथी के सेहत के ऊपर मुनहसिर है। अब अगर कोई अफ्रीकन हाथी रहा तो ज्यादा खा लेता, इंडियन हाथी रहा तो एलिफेंट जो हाथी होते हैं 150 से 170 किलो तक खाते वो। अब जो जवाबात इम्तिहान में देता ना हम आपको, उसमें देखना हम कि इसके करीब कौन सा आंसर है। जी जी तो जो करीब है वो, अब बाज़ जगह 150 किलो भी है, तो 150 से 170 के दरमियान खाता। अब उसे जो करीब जवाब रहा वो लिख देना, ठीक है। आगे बढ़े। जी चलिए, सर। हाँ, आप कुछ भी सवाल रहा तो बेफिक्र होकर पूछिए, लिख के रख लीजिए, कभी भी पूछ सकते हैं आप। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। जिया नामी चिड़िया अपना घोंसला पत्तों और धागों की मदद से तैयार करती है। एक जिया नामी चिड़िया है, जीम ये अलिफ जिया। तो ये क्या करती है, जिया अपना जो घोंसला है वो पत्तों की मदद से और धागों की मदद से, धागे जो होते हैं ना उसकी मदद से तैयार करती है। ये जो बियानामी परिंदों में सिर्फ नर ही घोंसला तैयार करते हैं। ये जिया नहीं है, बिया है, माफी चाहता हूँ। बिया नामी परिंदा जो है ना, सिर्फ इसमें नर घोंसला तैयार करता, जबकि मादा अपने पसंदीदा घोंसलों में अंडे देती है और इन्हें सेधती है। यानी मादा का काम क्या है, नर का काम क्या है, मादा को खुश करने के लिए घोंसले बनाना, और मादा जो घोंसले में खुश रहती, जो घोंसला पसंद आता, उसमें रहकर वो अंडों को सेधती है। तो देखिए सर खुद रखिए। जी बिया और खयात एक ही परिंदा है क्या सर, एक ही नाम है क्या ये दोनों नहीं का? होता, नहीं होता, नहीं होता, बिया नाम अलग है। है? हम बिया नाम के परिंदों के बारे अच्छा में पढ़ रहे हैं। अपने पसंदीदा घोंसलों में बिया जो है, मादा जो बिया है वो अंडे देती है। परिंदे मुसलसल घोंसले बनाते रहते हैं। परिंदे जो है ना, एक घोंसला बना के, जैसे मिसाल तौर पे हम इंसान क्या करते हैं, एक घर बना ली तो बस। लेकिन परिंदों का क्या है, वो मादा को खुश करने के लिए नर का काम है घोंसले बनाते रहना, बेचारा वो बनाता है और मादा जहाँ खुश होती वहां रहती। मशहूर आलम, मशहूर माहिर इल्मुल तयूर डॉक्टर सालिम अली, यानी बर्ड्स के बारे में जो मशहूर माहिर थे ना, उनको हम कहेंगे, उनका नाम क्या है, डॉक्टर सालिम अली। ये सवाल भी कई वक्त आ चुका। इनको हम इंग्लिश में कहेंगे माहिर, परिंदों के माहिर को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट। और इनको हम इंग्लिश में, और इनका और एक नाम भी है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। सलीम अली है ना, जी हाँ, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इनका पूरा नाम है अब्दुल मोइजुद्दीन सलीम अली, अब्दुल मोइजुद्दीन सलीम अली, ठीक है। मैं इससे पहले आपको तेलंगाना के परिंदे के बारे में बोल रहा था। देखिए वही है, पाला पिट्ठा, और इसका और एक नाम है नीलकंठ, हिंदी में नीलकंठ या पाला पिट्ठा। ये जो है, इसको हम रियासत का परिंदा कहेंगे। क्या कहेंगे, तेलंगाना स्टेट बर्ड। इंग्लिश में नाम है इसका इंडियन रूलर और ब्लू जे। इंग्लिश में इसका नाम है इंडियन रूलर और ब्लू जे। क्या है, इंडियन रूलर, ROLLER, इंडियन रूलर और ब्लू जे, और तेलुगु में पाला पिट्टा, हिंदी में नीलकंठ, ठीक है। इंडियन रूलर और ब्लू जे, BLUE, ब्लू जे।
اور यहाँ पे सुन लीजिए इसके साथ साथ आप, तेलंगाना का जो स्टेट एनिमल है, उर्दू में इसको हिरन कहेंगे, तेलुगु में इसे जिंका कहेंगे। और उसी तरीके से जो तेलंगाना का स्टेट ट्री है, रियासती दरख्त जामी चट्टू, ठीक है। और फ्लावर जो है तंगेड़ू, तंगेड़ू। आप टेक्स्ट बुक्स के बैक साइड भी देख लीजिएगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। दशहरे के दिन तेलंगाना का कौमी रियासती त्योहार कौन सा है, कोई बता सकते? दशहरा। बतकम्मा। नहीं होता, फिर से और कोशिश कीजिए। बतकम्मा सर, बतकम्मा है सर। बतकम्मा बोनालू क्या है फिर जी? हाँ, तो सुनिएगा, ये जो है ना सही जवाब जो है अभी जो बोले हो ना, बतकम्मा तेलंगाना का रियासती त्योहार है। और जो बतकम्मा है ना वो दशहरे में खेला जाता है। तो दशहरा जो मनाया जाता, ये जो है खुशी के लिए मनाया जाता। दशहरे के दिन जो नील पाला पिट्टा है, यानी जो रियासती बर्ड है ना, नीलकंठ ब्लू जे, उसको देखना ये लोग बहुत अच्छी चीज समझते हैं। और अगर इसको देखना क्या है, खुशहाली और खुशबख्ती की अलामत समझते हैं। अगर दशहरे के दिन वो परिंदा नजर आ गया तो ये समझते हैं तेलंगाना के लोग कि ये खुशकिस्मती की अलामत है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे घरों में, शहर में, मुकाम पर परिंदे अक्सर नजर नहीं आ रहे। ना तो खान चुड़िया नजर आ रहे, ना तो कबूतर ज्यादा नजर आ रहे, ना कौवे नजर आ रहे। वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह है नेटवर्क की वजह से, जी, और नेटवर्क की रेडिएशन, वजह से सर, बिल्कुल रेडिएशन। रेडिएशन की वजह से। इसलिए सोते वक्त फोन दूर रखना, वरना बीपी की शिकायत, चिड़चिड़ापन, बच्चों में अजीब किस्म की बीमारियां आ जाती। बच्चों को भी फोन से बहुत ज्यादा दूर रखना। फोन एक किस्म का जहर है, जितना दूर है उतना फायदा है। सेलफोन टावर से निकलने वाली रेडियाई लहरों से चिड़िया भी मादूम हो जा रही, यानी ये वेव्स जो निकल रहे हैं ना, इसकी वजह से परिंदे खत्म हो जा रहे, परिंदे जो है ना खत्म हो जा रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से बिल्कुल आसानी से क्लास समझ में आ रही, कोई ना तो मुश्किल टॉपिक है, ठीक है, मुश्किल तो नहीं है ना, नहीं, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिकोरी मालूम ना, डिकोरी घरों में रहती, उसको उर्दू में कहेंगे जुम्बूर, जुम्बूर। उसके ये नाम याद रख लीजिएगा, जुम्बूर। जुम्बूर क्या करती, डिकोरी जो घर बना के रहती उसको कहेंगे घरौंदा। डिकोरी जुम्बूर जहाँ रहती उसको कहेंगे घरौंदा। तो डिकोरी में देखिए, मादा जुम्बूर ही घरौंदा बनाती है, फीमेल। और घोंसले में देखें हम, घोंसले जो है मेल बनाते। ये हशरात में डिकोरी जो है जुम्बूर फीमेल, मादा जो है घर बनाती है। डिकोरी झुंड की शक्ल में रहते हैं। हजारों मक्खियां छत्ते में रहती हैं, इन्हें समाजी हशरात कहा जाता है। यानी शहद की मक्खियां जो एक छत्ते में रहती, हजारों मक्खियां एक जगह रहती, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, समाजी हशरात। इम्तिहान में सवाल आता है, समाजी हशरात। डिकोरी क्या है ये सर? डिकोरी नहीं मालूम आपको? घरों में देखती आप, दरवाजों के पीछे कहीं कोने में ऐसा छोटा जो पुतली के साथ, मट्टी के घर, हाँ हाँ वही, वो मट्टी के घर बनाते हैं। जी हो, छोटे बच्चों को उसका घर भी इस्तेमाल करते ना, पानी में मिला के कुछ करते देखिए बड़े यार। हाँ, तो वही है डिकोरी, हर घर में रहती है। हाँ, तो मक्खियां जो है, शहद की मक्खियां जो जत्थों की शक्ल में रहती है, वो समाजी हशरात है। समाजी जानवर कौन है, सोशल एनिमल? सोशल एनिमल कौन है, समाजी जानवर कौन? नहीं, इंसान है, इंसान है, इंसान समाजी जानवर है जी। और समाजी हशरात ये है मक्खियां शहद की मक्खियाँ शहद की। जी। अब मिसाली समाजी जानदार चूंटी है, मिसाली, आइडियल सोशल इंसेक्ट, मिसाली समाजी जानदार चूंटी है। अगर हम चूंटी को गौर करें ना, तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे कि अल्लाह ताला क्या है, अक्लमंद लोगों के लिए बहुत सी निशानियां
چھپا کے رکھے ہیں جن سے ہم علم حاصل کر سکتے. تو چونٹیاں جو ہے دیکھ چونٹیوں کا ڈسپلین دیکھے آپ کبھی ایک لائن میں جاتے وہ ڈسپلین ہے. تو یہ مثالی سماجی جاندار جو ہے چونٹی ہے. ان کے گروہوں میں نظم و ضبط کام کی تقسیم رانی چونٹیاں انڈے دیتی. رانی چونٹی کا کام ہے انڈے دینا اور پورا ورک جو ہے نا ڈیوائڈ ہو جاتا. جو چونٹیوں کا کام غذا جمع کرنا ہے وہ غذا جمع کرتے, جو چونٹیاں بل کی جو حفاظت کرنا ہے وہ حفاظت کرتے. تو چونٹیوں سے ڈسپلین سیکھا جا سکتا. ایک ہندوستان کا مشہور بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام ہے, جو چونٹی کی حرکت دیکھ کر 17 مرتبہ ہندوستان پر حملہ کرے تھے, ناکام ہوئے, پھر 18ویں مرتبہ ہندوستان پر حملہ کر کے جیت گئے. کیا نام ہے وہ؟ تیمور لنگ. تیمور. جی تیمور لنگ. تیمور لنگ کے بارے میں اور ایک واقعہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. تیمور لنگ جو تھے نا, تیمور لنگ بادشاہ اسلام لانے سے پہلے ان کے بھائی جو تھے ان کا قتل اس وقت کے مسلمان بادشاہ ناحق کرتے تھے. تو اس وقت انہوں کیا کرتے, ان کے بھائی کا کٹا ہوا سر لے کے بہت اونچی چوٹی پر جا کے اللہ سے یہ بولتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ برداشت کر سکتے لیکن کسی کا ناحق قتل برداشت نہیں کر سکتے, میرے کو اس کا بدلہ چاہیے بول کے شکایت کر کے دعا کر کے نیچے اترتے رہتے. مسلمان نہیں رہتے. تو انہوں جب جس گاؤں سے اترتے رہتے وہاں کے لوگ ڈاکوؤں کے ڈر سے پریشان رہتے, تو وہ لوگ کیا کرتے ان کو پکڑ کے اپنا سردار بنا لیتے. تو اس طریقے سے ان کی فوج تیار ہو جاتی. تو اس کے بعد وہ فوج بڑھ جاتی. وہ لوگ کیا کرتے, جو ناحق ان کے بھائی کا قتل کرتے تھے وہ بادشاہ کا قتل کر دیتے, ان کے لوگوں کا قتل کر دیتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے نوازتے. اس کے بعد انہوں اسلام قبول کرتے. اس طریقے سے اسلام اور زیادہ پھیلتا. تو یہ ہے چونٹی کی طرف سے جو چیزیں ہوئی. دیکھیے اس کے بعد رانی چونٹیاں جو ہے انڈے دیتی. ان کی حفاظت کرنا, بچوں کو غذا فراہم کرنا, بل تیار کرنا, اس کی مرمت کرنا جیسے کام مزدور چونٹیاں کرتی. دیکھو چونٹیوں میں بھی کیا ہے, تھوڑی مزدور چونٹیاں ہیں جن کا کام ہے حفاظت کرنا, بچوں کو غذا فراہم کرنا, بل تیار کرنا. اور رانی چونٹی کا کام کیا ہے, صرف انڈے دینا. یعنی رانی چونٹی جو ہے ہاؤس وائف ہے نا, گھر کا کام دیکھنا ہے. چلیے دور جاتے وقت ایک قسم کا مادہ خارج کرتی ہیں. چونٹیوں کو دیکھیں آپ, چونٹیوں کو دکھائی نہیں دیتا مگر پھر بھی وہ لوگ ایک لائن میں چلتے ہیں. اس کی وجہ یہی رہتی کہ وہ لوگ ایک مادہ خارج کرتے ہیں جس میں ایک قسم کی بو پائی جاتی ہے. اس بو کی مدد سے وہ اپنے بلوں کو واپس ہوتی ہیں. یعنی وہ جو گھر سے نکلتے تو واپس جانے کے لیے ایک مادہ خارج کرتے, وہ ہمیں سادہ آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا. تو وہ مادے کی بو کی وجہ سے وہ اپنے گھر تک واپس جاتے. غذائی ذریعہ اور راستوں سے متعلق معلومات آپس میں سروں کو چھو کر کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ہم چونٹیاں چلتے وقت آپس میں ٹکراتے, سر کو سر ملا کے جاتے نا, تو انہوں کیا کرتے غذا کے بارے میں اور راستے کے بارے میں انفارمیشن شیئر کرتے ایک دوسرے کو. تو دیکھیے کتنا اچھا ٹیم ورک ہے. چونٹیاں اپنے وزن سے تقریباً 50 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی. کتنا, کتنے گنا, 50 گنا. 50 اور ہم گھر میں ایک دو کام بڑھ گئے تو رونا پکارنا شروع ہو جاتا. تو دیکھیے چونٹیوں میں صلاحیت ہے کہ اپنے سے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے. چونٹیوں میں 6 پیر ہوتے, 6 پیر, 2 محاذ, 2 اینٹینا بھی رہتے ان کو. یہ عضو انہیں غذا کی دستیابی کی اطلاع دیتے. اینٹینا سے وہ لوگ کیا کرتے, غذا کہاں ہے فائنڈ آؤٹ کرتے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ وائرلیس ٹیکنالوجی کہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اشارہ دیے, چونٹیوں کے اینٹینا سے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والے ہیں. ایک معمولی چونٹی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے سامنے, وہ چونٹی کے سر میں اللہ تعالیٰ اینٹینا رکھ دیے, اور وہ اینٹینا ہے وائرلیس. 2 چونٹیاں کانٹیکٹ کر کے جا رہی ہے ایک دوسرے کی, برابر نا. تو دیکھیے اللہ واقعی سبحان اللہ. تو یہ چونٹیاں جو ہے اپنے اینٹینا سے ایک دوسرے کو انفارمیشن شیئر کرتی. مختلف اقسام کے جانور, پرندے, حشرات وغیرہ موجود ہوتے, ہر جگہ موجود ہوتے نا یہ سارے ذریعے. اب تک تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا آپ لوگوں کو, ہے تو
लिख लीजिए, अगर आज नहीं कभी डाउट आया फिर पढ़ने के बाद भी तो आप लिख सकते, लिख के पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर। बात जी बस सर मैं थोड़ा मीटिंग एंड कर रहा हूँ और एक मरतबा ज्वाइन हो जाइए सर, फिर मैं आपको ठीक है। होस्ट मैं दे देता हूँ जी। जी ऐसे मैं और एक 10-15 मिनट ले सकता हूँ। ठीक है, लीजिए सब, लीजिए हाँ जी लीजिए। ठीक ठीक है, है ऑल जी। पार्टिसिपेंट्स प्लीज़ और एक मरतबा ज्वाइन हो जाइए आप। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिकनेक्ट। ओके थैंक यू। हाँ मैं चेतन तो हेलो जी, आवाज आ रही ना? आ रही सर। जी अलीम जी सर सर को। आ रही। हाँ ये ठीक है अलीम सर, शुक्रिया। चलिए अब शेयर करते हैं। तो ईवीएस पढ़ने में बहुत मजा आता है, एकदम अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है इसमें। ये हो चुका, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुख्तलिफ अक़साम के जानवर, परिंदे, हशरात, पौधे और दरख्त जब एक जगह पर मौजूद होते हैं तो इसे हयाती तनु बायोडायवर्सिटी कहते हैं। बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या है कि एक ही जगह पर जानवर भी रहना, परिंदे, हशरात, पौधे, दरख्त, ये सारी के सारे रहना, इसको क्या कहेंगे? बायोडायवर्सिटी, उर्दू में हयाती तनु। अब देखिए, अब ये कहाँ सारी चीजें कहाँ पर रहती? या तो जंगल में रहेंगे, या वाइल्ड लाइफ सैंचुरी जो रहती वहां पर रहते। तो जहां पर भी परिंदे, जानवर, हशरात, दरख्त, पौधे सब रहते ना, उस मुकाम को बायोडायवर्सिटी कहेंगे, हयाती तनु। ये कुदरती जंगलात में भी हो सकते हैं, और साथ साथ जो आर्टिफिशियल है, मिसाल तौर पे हैदराबाद के करीबी बायोडायवर्सिटी पार्क है, थोड़े 50-60 एकड़ या 100-200 एकड़ जमीन पर बनाए जाते। तो जहां पर भी जानवर, हशरात, परिंदे, चरिंदे सब रहते हैं, उसको हम कहेंगे हयाती तनु या बायोडायवर्सिटी। जमीन पर मौजूद हर जानदार को जीने का हक है। एनिमल्स भी, मिसाल तौर पर अगर जानवरों के साथ भी हम मारतोड़ नहीं कर सकते, तो ये हुकूमत का कानून है, बेजा हम किसी भी जानवर पर जुल्म नहीं कर सकते, क्योंकि सबको जीने का हक है। अच्छा, दस्तूर हिंद के तहत तमाम शहरियों को जीने का हक है, वो कौन सा दफा है, कौन सा आर्टिकल है, वो कोई बता सकते हैं? 21। या राइट टू लिव, आर्टिकल 21। वेरी गुड। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस आबो हवा में तब्दीली का बायस बनती। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल, मशीनों का इस्तेमाल, पेट्रोल केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल, और मुख्तलिफ किस्म के रेडियाई जो रेडियो लेयर्स जो पैदा करती रेडियो वेव्स, वैसी चीज़ें, रेफ्रिजरेटर, ओवेंस वगैरह, ये सारी चीज़ों से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड खारिज होती। इसकी वजह से आबो हवा में गंदगी पैदा हो जाती, आबो हवा में तब्दीली होती, जिसकी वजह से बहुत सारे सेहत के मसाइल होते।
मादूम होने वाले जानवर और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत सैंचुरी पार्क खोलती है। अब देखिए मिसाल के तौर पर बहुत सारे सैंचुरी पार्क्स हैं, जैसे निज़ामाबाद में सैंचुरी पार्क्स भी है जहाँ पर परिंदे हैं। आदिलाबाद में कोंवाल रिजॉर्ट है, कोंवाल सैंचुरी है जहाँ पर शेर टाइगर्स की अफजाइश के लिए हुकूमत की तरफ से पार्क खोले गए हैं। तो जो जानवर खत्म होते जा रहे हैं जैसे हाथी है, शेर है, चीते है, ऐसे जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत क्या करती, सैंचुरी खोलती। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो है ना तुराई, करेला और चमेली, ये जो है ना पौधे नहीं है, ये बेलें हैं। कौन कौन सी? तुरई की बेल हम लोग मालूम उमूमन घर में लगाते। तुराई, करेला, चमेली, ये क्या है? बेलें हैं, बेल। फिर गेंदा, मिर्च, गुलाब के तनों पर शाखें फूटती है, इन्हें पौधे या झाड़ियां कहा जाता है। ये गेंदे का फूल पता है ना आपको, मिर्च का झाड़ रहता, गुलाब का भी छोटा पौधा रहता, झाड़ रहता, तो इनको हम क्या कहेंगे? झाड़ियां, पौधे या झाड़ियां। दरख्त होते, पौधे होते और झाड़ियां होती। दरख्त बहुत ज्यादा बड़े वसी रहते, पौधे बिल्कुल छोटे रहते, और पौधों से जरा से बड़े झाड़ियां रहते जो 3-4 फीट रहती। इमली, आम, पीपल के दरख्त, इनसे लकड़ी और छाव भी देते हैं। ये जो है ना इमली के दरख्त है, आम के दरख्त है, पीपल के दरख्त है, इनसे हमें क्या क्या हासिल हो रहा? फल हासिल होते, छाव हासिल होती, छाव यानी साया, और लकड़ी भी हासिल होती, चौबीना भी हासिल होता है। देखिए लकड़ी और चौबीना दो अलग है। लकड़ी जो है हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चौबीना जो होता है जिससे हम फर्नीचर तैयार करते हैं, दरवाजे तैयार करते हैं। तो इमली, आम, पीपल वगैरह ये ऐसे दरख्त है। नीम का दरख्त भी है इसमें, इनसे जिससे हमें साया, छांव भी मिलती और बाज़ दरख्तों से फल भी मिलते। जड़, तना, पत्ते, फूल और फल ये कहाँ है? जमीन के ऊपर। कौन कौन सी चीजें रहती है इसमें? अब देखिए ये है तना, कहाँ रहता? जमीन के ऊपर रहता या अंदर? ऊपर है तो सर जी हो। ये जो दरख्त है ना, ये दरख्त जो है ये है इसका तना, और जो जड़ें हैं ना ये जमीन के अंदर रहती। पत्ते कहाँ रहते? जमीन के ऊपर। फूल भी जी जमीन के ऊपर, फल भी जमीन के ऊपर। ऊपर। जमीन के अंदर जो रहती जड़ें और तना जो है जमीन के ऊपर। पौधे का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर नमू पाता है उसे हम जड़ कहते हैं। जमीन के अंदर जो रहती ना जड़ें रहती, जमीन के ऊपर पाए जाने वाला हिस्सा तना कहलाता है। जमीन के अंदर वाला हिस्सा क्या है? जड़ है। जमीन के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो क्या है? तना है। अब मिसाल के तौर पे रतालू है, आलू है, अदरक है, लहसुन है, ये क्या है? जड़ें हैं या फल है? ये जड़ें हैं, ये जड़ें हैं, ये क्या है? जड़ें हैं। मूली भी खाते हैं हम, गाजर भी खाते हैं, ये सारी क्या है? जड़ों की शक्ल है। ठीक है। आलू नहीं होता सर, लेकिन आलू जमीन के अंदर नहीं होते? होता, लेकिन मतलब जड़ नहीं होती सर, वो जी, क्या है वो? तना होता सर वो। अच्छा, चलिए आलू के बारे में हम और रिसर्च करेंगे कि आलू आखिर जड़ है या तना। ठीक है, ये मेरे लिए होमवर्क, अगर याद आ गया तो मैं बोल देता हूँ। देखिए अक्सर मेरे को जहां तक मालूमात है, आलू जो है ना एक पौधे की जड़ है, और आलू जो है हिंदुस्तान की सब्जी नहीं है या हिंदुस्तान की तरकारी नहीं है। ये दूसरे मुल्क से आई थी। जैसे मिसाल के तौर पे ये पीरू से आई थी। पीरू जो है साउथ अफ्रीका का मुल्क, वहां से दुनिया में फैली है। तो आलू जो है जड़ है एक। अब फिर आप मजीद मालूमात कर लीजिए, अगर कुछ मालूम हुआ तो बोलिए। उसी तरीके से आपको जान के ताज्जुब होगा कि चावल जो है ना वो भी हिंदुस्तानी फसल नहीं है, हाँ सर। गेहूं भी हिंदुस्तानी फसल नहीं है। चावल आर्यंस अपने साथ लाए थे हिंदुस्तान, और गेहूं जो है वो रशियन फसल है, या रशिया यानी ठंडे जो ममालिक है ना बहरूमी, वहां की है। हिंदुस्तान की जो असल फसलें हैं वो है जवार,
मक्का, बाजरा, ये ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। जड़ों से हासिल करदा पानी और मादनी नमकियात पौधे के दूसरे हिस्सों तक तने के जरिए फराहम होते हैं। तना जो है बीच में रहता, जड़ें नीचे रहती, ऊपर पूरा पौधा रहता, दरख्त रहता, फल फूल ऊपर रहते। तो तना क्या करता, तने का काम क्या है, जमीन से नमकियात और पानी हासिल करके पौधे के दरख्त के ऊपरी हिस्से तक, आखिरी हिस्से तक पहुंचाना है। ठीक है। पत्तों का रंग हरा होता, उसकी वजह क्या है, क्लोरोफिल। ये सवाल आता है ध्यान, क्लोरोफिल जी। और खून का रंग सुर्ख क्यों होता, उसकी वजह हेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। जी हाँ, पत्तों का रंग क्लोरोफिल की वजह से जो है हरा रहता। और पौधों में ग़िज़ा तैयार करने वाला हिस्सा जो है वो क्या है, पत्ता ग़िज़ा तैयार करता। जितने ज्यादा पत्ते होंगे इतना ज्यादा ग़िज़ा तैयार करेगा। पौधे में जितने ज्यादा पत्ते रहेंगे उसका मतलब है उतनी ज्यादा ग़िज़ा तैयार होंगी और उतना ज्यादा वो पौधा मजबूत और ताकतवर रहेगा। हम देखते ना पौधे के पत्ते झड़ जाते तो उस वक्त क्या होता, पौधा मुरझा के खत्म हो जाता। क्लियर। चलिए, तो यहां तक आज की क्लास थी।